बच्चों, अभी तक आपने हिंदी साहित्य की विधाओं में कविता, कहानी, निबंध, व्यंग, रेखाचित्र और लघु कथाओं का अध्ययन किया है। आज हम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा का अंश मैं लेखक कैसे बना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा, आगरा में हुआ। पिता का नाम राजाराम नागर जी था और आपने मात्र हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। घर पर ही रहकर स्वाध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व एवं समाज शास्त्र का अध्ययन किया। नागर जी हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। सभी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। वास्तव में 19 वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप गृहस्थी का सारा भार इनके ऊपर आ गया, जिससे वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। जीविकोपार्जन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर कार्य करते रहे। सन 1932 से निरंतर लेखन की ओर उन्मुख हुए और 1940 से 1947 तक कोल्हापुर में हास्य रस की जो प्रमुख पत्रिका है चकल्लस, उसका संपादन किया। बम्बई, मद्रास में रहकर फिल्म क्षेत्र में लेखन का कार्य भी किया। 23 फरवरी 1990 ईस्वी में नागर जी का लखनऊ में निधन हो गया। एक कथा जगत का सितारा अस्त हो गया। चूंकि अमृतलाल नागर ने ऐसी कथाकृतियां दी हैं जिनका विश्व के कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। साहित्य की तमाम विधाओं में कीर्तिमान स्थापित करने वाले श्री अमृतलाल नागर प्रारंभ में मेघराज इंद्र नाम से रचनाएं लिखते थे और बाद में तस्लीम लखनवी के नाम से भी इन्होंने अनेक रचनाएं की हैं। आपके जो उपन्यास हिंदी संसार में बहुचर्चित हुए, उसमें है महाकाल, जो 1947 में प्रकाशित हुआ और बाद में 1970 में भूख नाम से प्रकाशित हुआ। और दूसरा इनका उपन्यास है बूंद और समुद्र। ये बूंद और समुद्र जो है 1956 में प्रकाशित हुआ। शतरंज के मोहरें ये 1959 में प्रकाशित हुआ। अमृत और विष ये 1966 में प्रकाशित हुआ और सुहाग के नूपुर ये 1960 में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से 7 घूंघट वाला मुखड़ा ये प्रकाशित हुआ 1968 में। एकदा नैमिषारण्य 1972 में। एक बहुचर्चित उपन्यास जो गोस्वामी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है, मानस का हंस, यह प्रकाशित हुआ 1973 में। नाश्यो बहुत गोपाल ये 1978 में प्रकाशित हुआ। और एक उपन्यास जो महाकवि सूरदास के जीवन से संबंधित रहा, उनके जीवन दर्शन, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के लिखा गया, खंजन नयन, ये 1981 में प्रकाशित हुआ। और करवट जो उपन्यास है इनका 1985 में प्रकाशित हुआ। और अनेकानेक औपन्यासिक कृतियाँ हिंदी संसार के सामने आईं। और कथा संग्रहों में इनका वाटिका, अवशेष,
जैसे तुलाराम शास्त्री, और जैसे पीपल की परी, और पांचवा दस्ता, इस तरह से अनेक कथा संकलन श्री नागर जी ने हिंदी संसार को दिया है। और आप बहुत अच्छे नाटककार भी थे, और नाटकों में युगावतार और बात की बात, नुक्कड़ पर चढ़े न दूजो रंग, उतार चढ़ाव, और इसके बाद आपने व्यंग्य, बाल साहित्य और अन्य अनेकानेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। व्यंग में नवाबी मसनद, सेठ बांके मल, और कृपया दाएं चलिए, चकल्लस, हम फिदाए लखनऊ आदि आपके व्यंग्य संग्रह हैं। इसी तरह से जहाँ एक और आपने प्रौढ़ों के लिए, बड़ों के लिए साहित्य की सर्जना की है, वहीं बाल साहित्य भी आपने बहुत उत्कृष्ट दिए हैं। जैसे नटखट चाची, जैसे निदिया आजा, इसके साथ बजरंगी नौरंगी, सात भाई चंपा आदि अनेक बाल साहित्य आपने दिए हैं। और अन्य में जैसे कुछ संस्मरण हैं, रेखाचित्र हैं, तो संस्मरणों में जैसे गदर के फूल और ये कोठे वालियां, चैतन्य महाप्रभु, जैसे टुकड़े टुकड़े दास्तान, इस तरह से आपने कई संस्मरण और जीवनी परक रचनाएं भी की हैं। आपकी साहित्यिक प्रतिभा और आपके प्रदाय को देख करके भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत किया। इसी तरह से बूंद और समुद्र ग्रंथ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने आपको बटुक प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया, और सुहाग के नूपुर पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आपको प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। अमृत और विष ग्रंथ पर साहित्य अकादमी एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आपको साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा आपको सर्वोच्च भारत भारती सम्मान से नवाजा गया। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में श्री अमृतलाल नागर जी की आत्मकथा का अंश मैं लेखक कैसे बना, यह संकलित है, जो उनके टुकड़े टुकड़े दास्तान से लिया गया है। तो आपने अभी आत्मकथा नहीं पढ़ी है और आत्मकथा की बारीकियों से, उनकी अवधारणाओं से परिचित नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक नई विधा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आत्मकथा है क्या। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जीवनी खुद लिखी जाती है, तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा किसी ख्याति प्राप्त लेखक या व्यक्ति के जीवन की आत्मा भी व्यक्ति है। इसमें लेखक की आप बीती और जग बीती रहती है। आत्मकथा का स्वरूप कैसा है? जैसे व्यक्तिगत डायरी, संस्मरण, व्यक्तिगत निबंध, इन सब को आत्मकथा के अंतर्गत रखा जाता है। किंतु एक व्यापक पृष्ठभूमि में जीवन के अनुभवों और अनुभूतियों का क्रमिक निरूपण होता है आत्मकथा में। आत्मकथा प्रथम पुरुष में लिखी जाती है, क्योंकि लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। आखिर लेखक जो हैं, आत्मकथा लिखते क्यों हैं? क्या उद्देश्य है आत्मकथा लेखन का? आत्माभिव्यक्ति, वास्तव में बच्चों, आत्माभिव्यक्ति मनुष्य का सहज लक्षण या यूं कहें कि दुर्बलता है। इन्हीं लक्षणों से प्रेरित होकर
जो व्यक्ति है, लेखक है, रचनाकार है, वह आत्मकथा लिखता है। अपने जीवन में जो सहायक सुख दुख हैं, उनकी अनुभूतियों का बंटवारा, आदान प्रदान करने के लिए, भागीदार बनाने के लिए वह जो है आत्मकथा लिखता है। अनुभूतियों के भार को दूसरे में बांटकर अपना भार हल्का करने के उद्देश्य से भी लेखक जो हैं आत्मकथा लिखा करते हैं। आत्माभिव्यक्ति को खोलकर दूसरों में प्रकट कर सच्चाई को उजागर करना, ये आत्मकथा का उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है। अब आत्मकथा लेखन में क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, एक स्तरीय आत्मकथा कैसे लिखी जाती है, तो बच्चों, आत्मकथा एक ऐसा दस्तावेज है जो लेखक का इकबालिया बयान कहा जा सकता है। उसमें आत्मकथा में सच्चाई का उल्लेख हो, पहली शर्त है। अगर सच्चाई नहीं है तो आत्मकथा पठनीय नहीं होगी। दर्पण की तरह सब कुछ साफ साफ खोल कर रख देना चाहिए। आत्मकथा में केवल आत्मस्तुति नहीं, बल्कि उन पहलुओं का भी समावेश किया जाना चाहिए जो लेखक की कमियों को उजागर करे। यह हर रचना लेखक को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना अनिवार्य होता है। जो विवादित पहलू हैं उससे हमेशा बचना चाहिए। किसी का नाम है, संप्रदाय है, इन सब बातों को लेखक जो है अपने आत्मकथा में नहीं लिखता, जिससे उसका दूरगामी परिणाम जो है बहुत अच्छा न हो। वास्तव में मनगढ़ंत काल्पनिक बातें जो कि सत्यता की कसौटी पर जांची परखी न जा सकें, उनके उल्लेख से लेखक को परहेज करना चाहिए। जीवन में शिक्षाप्रद जो हमारे अनुभव हैं, जो जीवन की प्रेरक घटनाएं हैं, जो प्रेरणादायक बातें हैं, उनका उल्लेख आत्मकथा में किया जाना चाहिए। और अत्यंत गोपनीय तथा जो लेखक के साथ साथ किसी अन्य के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालें, उसका उल्लेख करने से हमेशा परहेज करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जीवन में उन सभी अनुभवों को बांटना चाहिए जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो, प्रेरक हो। और अब प्रश्न ये उठता है कि किन किन लोगों ने आत्मकथाएं लिखी हैं। तो अमृतलाल नागर जी के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास और राहुल सांकृत्यायन, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी और शीला झुनझुनवाला, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामविलास गुप्त और हरिभाऊ उपाध्याय और बाबू गुलाब राय और यशपाल, देवेंद्र सत्यार्थी के अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन, भीष्म साहनी आदि अनेक रचनाकारों ने आत्मकथाएं लिखी हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रतिष्ठित हुई हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं, मैं लेखक कैसे बना। श्री अमृतलाल नागर का जो आत्मकथा का अंश है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि आत्मकथा क्या है ये आपकी समझ में आ चुका है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अमृतलाल नागर के आत्मकथा का अंश, मैं लेखक कैसे बना। अमृतलाल नागर कहते हैं कि अपने बचपन और नौजवानी के दिनों का मानसिक वातावरण देखकर यह तो मैं कह सकता हूँ कि किन किन परिस्थितियों ने मुझे लेखक बना दिया, परंतु यह अब भी नहीं कह सकता कि लेखक ही क्यों बना। मेरे बाबा जब कभी प्यार से मुझे आशीर्वाद देते थे तो कहा करते थे कि अमृत तू जज बनेगा। कालांतर में
उनकी है इच्छा जो है मेरी इच्छा भी बन गई। मैं भी सोचने लगा कि जज बन जाऊं। अपने बाबा के सपने के अनुसार ही मैं कहता था कि मैं बिलायत जाऊंगा और जज बनूंगा। इस तरह से मैंने भी बचपन में यह सोच लिया था। वास्तव में नागर जी के घर सरस्वती और गृहस्थी 2 पत्रिकाएं जो मासिक थीं आया करती थीं और नागर जी नियमित रूप से उनको पढ़ा करते थे। नागर जी कहते हैं कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला पाक्षिक साप्ताहिक हिंदू पंच भी मेरे घर आता था और मैं उसका भी अध्ययन करता था। भारतेंदु काल के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग लेखक और संपादक शिवनाथ जी शर्मा मेरे घर के पास ही रहते थे और उनके ज्येष्ठ पुत्र से मेरे पिताजी की घनिष्ठ मैत्री थी। उनके यहाँ से भी मेरे पिताजी पढ़ने के लिए अनेक पत्र पत्रिकाएं लाते थे जिसे मैं पढ़ा करता था। हिंदी रंगमंच के उन्नायक राष्ट्रीय कवि पंडित माधव शुक्ल लखनऊ आने पर मेरे ही घर ठहरते थे। मुझे उनका बड़ा स्नेह मिलता था, आशीर्वाद मिलता था। आचार्य श्याम सुंदर दास जो हैं उन दिनों स्थानीय कालीचरण हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका एक चित्र आज भी मेरे मन में स्पष्ट होता है बीच बीच में कि सुबह सुबह नीम की दातून चबाते हुए मेरे घर पर उनका आना। इलाहाबाद बैंक की कोठी में सामने ही कंपनी बाग था, उसमें टहल कर दातून करते हुए हमारे यहाँ आते थे और वहीं हाथ मुंह धोकर चांदी के वर्क में लिपटे हुए आंवले लेते और दुग्धपान करते। तब तक आचार्य प्रवर का चपरासी अधीन उनकी कोठी से हुक्का लेकर मेरे यहाँ पहुँच जाता। ये हुक्का बच्चों पहले उसमें नली लगी रहती थी और मिट्टी का या तांबे पीतल का बना रहता था, उसमें पानी भरा रहता था। उसमें मतलब एक हुक्का तुम लोगों ने देखा होगा, वो हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। ये पहले पुराने ज़माने में इसका बहुत चलन था। आध पौन घंटे तक हुक्का गुड़गुड़ा कर वे चले जाते थे। उर्दू के प्रसिद्ध कवि पंडित ब्रिज नारायण जो चक्रबस्त नाम से लिखते थे, उनके भी दर्शन मैंने अपने यहाँ 3-4 बार किए हैं। मतलब एक साहित्यिक वातावरण नागर जी को बचपन से ही मिलता रहा। पंडित माधव शुक्ल की दबंग आवाज़ और उनका हाथ जो है बढ़ा बढ़ा कर कविता सुनाने का ढंग आज भी मेरे मन में एक दिव्य झांकी प्रस्तुत कर देता है। नागर जी कहते हैं जलियांवाला बाग का जो क्रांति हुई थी, वहाँ से मिट्टी एक पुड़िया में लेकर आए थे। उसे दिखाकर उन्होंने जाने उस समय क्या कहा था, मुझे तो बातें अब याद नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसका प्रभाव मेरे जीवन पर बहुत अधिक पड़ा। मेरे पिताजी जो थे पूज्य माधव जी के निर्देशन में अभिनय कला सीखा करते थे। वैसे कलम के क्षेत्र में आने का स्पष्ट कारण भी मेरे पास है। सन 1928 में इतिहास प्रसिद्ध साइमन कमीशन दौरा करता हुआ लखनऊ नगर में आया था। उसके विरोध में यहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि उस जुलूस के अगुआ थे। लड़काई उम्र में जोश से उस जुलूस में मैं भी शामिल हो गया। जुलूस 1.5 मील लंबा था, बहुत लंबा जुलूस था वो। उसकी अगली पंक्ति पर जब पुलिस की लाठियां बरसीं तो भीड़ का रेला पीछे की ओर खिसकने लगा। उधर पीछे दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ गए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2 चक्की के पाटों में पिसकर दम घुटने लगा था। मेरे पैर जमीन से उखड़ रहे थे। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ उन्मत्त भीड़ की जो टकराहट थी, टक्कर थी,
वो हम पर पड़ रही थी, एक दूसरे से टकरा रहे थे। उस दिन घर लौटने पर मानसिक उत्तेजना बस कबलों कहों जेल सहा करिए। यह पंक्ति जो है मेरी पहली पंक्ति थी मैंने काव्य रचना की। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप भी गई। छापे के अक्षरों में अपना नाम देखकर तो नशा आ गया। हर लेखक को होता है, हर कवि को होता है कि जब किसी समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में अगर कविता छप जाए तो बड़ा उत्साहित हो जाता है कवि और लेखक। बस मैं लेखक बन गया। मेरा ख्याल है कि 2-3 प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद ही मेरा रुझान गद्य की ओर गया और मैं कहानियाँ लिखने लगा। पंडित रूप नारायण जी पांडे कविरत्न मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर रहते थे। उनके यहाँ अपनी कहानियाँ लेकर मैं पहुँचने लगा। वे मेरी कहानियों पर कलम चलाने के बजाय सुझाव दिया करते थे। उनके प्रारंभिक उपदेशों की एक बात अब तक मैंने गांठ बांध रखी है। नागर जी कहते हैं कि छोटी कहानियों के संबंध में उन्होंने बताया था कि कहानी में एक ही भाव का समावेश होना चाहिए और उससे अधिक रंग भरने की गुंजाइश नहीं होती, अन्यथा वो कहानी नहीं होती। और हमारा सौभाग्य रहा कि सन 1929 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से परिचय हुआ। तब से लेकर सन 1939 तक परिचय दिनों दिन हमारा घनिष्ठ होता चला गया और निराला जी के व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आरंभ में यदा कदा दुलारे लाल जी भार्गव के सुधा कार्यालय में आया जाया करता था। मिश्र बंधु बड़े आदमी थे, बगल में ही वो भी रहते थे। 3 भाई के साथ वे लखनऊ में रहते थे। 3-4 बार उनकी कोठी पर मैं दर्शनार्थ गया हूँ। अंदर वाले बैठक में एक तखत पर 3 मसनद और लकड़ी के 3 कैश बॉक्स रखे हुए थे। मसनदों के सहारे बैठे 3 साहित्यिक महापुरुषों की छवि आज तक मेरे मानस पटल पर अंकित है। राव राजा पंडित श्याम बिहारी मिश्र का एक उपदेश भी उन दिनों मेरे मन में घर कर गया था। उन्होंने कहा था कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी भी नहीं बनाना चाहिए, साहित्य को भुनाना नहीं चाहिए। चूँकि मैं खाते पीते खुशहाल घर का लड़का था, इसलिए इस सिद्धांत ने मेरे मन पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी। इस तरह सन 1930 तक मेरे मन में यह बात एकदम स्पष्ट हो चुकी थी कि मैं लेखक बनूंगा। काशी में उन दिनों अनेक जो है महान साहित्यकार रहा करते थे, वहाँ आना जाना शुरू हुआ। साल में 2 चक्कर में लगा लेता था। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के दर्शन पाकर मैं स्फूर्ति से भर जाता था। शरद बाबू हिंदी बहुत मीठी बोलते थे। मुझसे कहने लगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते समय बहुत से लड़के कविताएं कहानियाँ लिखने लगते हैं, लेकिन बाद में उनका यह अभ्यास छूट जाता है। इससे कोई लाभ नहीं। पहले यह तुम निश्चय करो कि तुम आजन्म लेखक ही बने रहोगे। ये शरद जी ने नागर जी से कहा। मैंने उत्साह में हामी भर दिया। शरद बाबू ने अपना एक पुराना किस्सा सुनाया कि 18-19 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। वे प्रसिद्ध हो गए थे। क्रमशः उनकी 2-3 किताबें छपीं और चमत्कारिक रूप से वो प्रसिद्ध हो गए। एक दिन रास्ते में शरद बाबू को अपने कॉलेज जीवन के एक अध्यापक मिल गए। उनका नाम बाबू पाँच कौड़ी था। वे बंगला साहित्य के प्रतिष्ठित आलोचक भी थे। अपने पुराने शिष्य को देखकर उन्होंने कहा, शरद, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे लेखक हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी कोई किताब हमें पढ़ने को नहीं दी। शरद बाबू बड़े संकोच से
विनम्रता पूर्वक बोले, वे पुस्तकें इस योग्य नहीं हैं कि आप जैसे विद्वान पंडित मनीषी उसे पढ़ सकें। 5 कौड़ी बाबू बोले, खैर पुस्तकें तो मैं कहीं से लेकर के पढ़ लूँगा, पर चूंकि अब तुम लेखक हो गए हो इसलिए मेरी 3 बातें ध्यान रखना। वो 3 बातें क्या क्या हैं? एक तो जो लिखना सो अपने अनुभव से लिखना, ये बहुत आवश्यक है हर लेखक के लिए। दूसरे, अपनी रचना लिखने के बाद तुरंत किसी को दिखाने, सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना। कहानी लिखकर 3 महीने तक अपने दराज में डाल देना, फिर ठंडे मन से स्वयं ही उसमें सुधार करते रहना। इससे जब यथेष्ट संतुष्टि मिल जाए, तुम्हें संतोष मिल जाए, तभी अपनी रचना को दूसरे के सामने लाना। 5 कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश दिया अपनी ओर से, यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हों तो 3 पैसे जमा करो और 1 पैसा खर्च करो। यदि अधिक खर्चीले हो तो 2 जमा करो और 2 खर्च कर लो। यदि बेहद खर्चीले हो तो 1 जमा करो और 3 खर्च कर लो। इसके बाद भी यदि तुम्हारा मन न माने तो 4 खर्च कर डालो, मगर ध्यान रखना 5वां पैसा किसी से उधार मत लेना। उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन बना देती है। ये बहुत बड़ी शिक्षा थी शरद बाबू की, जो उन्होंने अमृतलाल नागर जी को दी थी। आगे अमृतलाल नागर जी कहते हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि इन 4 उपदेशों को मैं 100% अमल में ला सकता हूँ, फिर भी यह अवश्य कह सकता हूँ कि प्रायः 90% मेरे आचरण पर इन उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। फिर आगे अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि सन 1930 से लेकर 33 तक का जो समय है वह लेखक के रूप में मेरा सबसे बड़ा संघर्ष का समय था। बहुत कठिनाइयों से गुजरा। कहानियाँ लिखता, गुरजनों से पास भी करा लेता, परंतु जहाँ कहीं उन्हें छपने को भेजता वो गुम हो जाती। रचना भेजने के बाद मैं दौड़ दौड़ कर पत्र पत्रिकाओं में के स्टॉल पर बड़ी आतुरता से देखता कि कहीं मेरी कहानी छपी है कि नहीं छपी है। बच्चों, ये हर लेखक के लिए ऐसा है, हर कवि के लिए ऐसा है, हर साहित्यकार यही करता है। पहले वो अपनी रचनाएं छपने को भेजता है और छपने के बाद वह फिर पत्र पत्रिकाओं के पीछे दौड़ता है कि हमारी कहानी छपी है, हमारी कविता छपी है कि नहीं छपी है। इस बात को अमृतलाल नागर ने बेबाक स्वीकार करते हुए पाठकों को बताया। हर बार निराशा उन्हें हाथ लगी। मुझे बड़ा दुख होता था कि उसकी प्रतिक्रिया के कुछ महीनों तक मुझे ये सनक जो है सवार रहती थी, मैं दौड़ता रहता था। लेकिन मैं लिखता और पढ़ करके फिर फाड़ डालता था। सन 1933 में पहली कहानी मेरी छपी। 1934 में माधुरी पत्रिका ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। फिर बराबर जो है मेरी रचनाएं छपने लगी। मैंने यह अनुभव किया कि किसी नए लेखक की रचना प्रकाशित न हो पाना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण न होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। वे देखते ही नहीं हैं। बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं उनके मेज पर आके रखी रहती हैं, वो दराज में डाल देते हैं। इसलिए अमृतलाल नागर जी का कहना है कि कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि 1935 से 37 तक मैंने अंग्रेजी के माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों
तथा गुस्ताव लाबेर के उपन्यास मादाम बोवेरी का हिंदी में अनुवाद भी किया। यह अनुवाद कार्य मैं छपाने की नीयत से उतना नहीं करता था जितना कि अपना हाथ साधने की नीयत से लिख रहा था। अनुवाद करते हुए मुझे उपयुक्त हिंदी शब्दों और उसकी शैली की खोज करनी पड़ती थी, जिससे मेरा शब्द भंडार बढ़े, और परिणाम भी वही हुआ कि मेरा शब्द भंडार बढ़ा, वाक्य गठन भी पहले से अधिक निखरा। वास्तव में दूसरों की रचनाएं, विशेष रूप से जो कर्मठ लोकमान्य लेखक हैं, उनकी रचनाएं पढ़ने से लेखक को अपनी शक्ति और कमजोरी का पता लगता है। हर लेखक को, हर रचनाकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, प्रतिष्ठित लेखक हैं, उनकी रचनाओं को पढ़े। इससे अपनी कमजोरी का पता चलता है कि हम कैसा लिख रहे हैं। यह हर हालत में बहुत अच्छी आदत बना लेनी चाहिए। इस सत्य ने एक विचित्र तड़प भी मेरे मन में जगाई। बार बार ये अनुभव होता था कि विदेशी साहित्य तो अंग्रेजी के माध्यम से बराबर हमारी दृष्टि में पड़ता रहता है, किंतु देशी साहित्य के संबंध में हम कुछ नहीं जान पाते। नागर जी ने अनेक अंग्रेजी साहित्य का पठन पाठन किया था, तो वही इन्हें लगा कि हम अंग्रेजी साहित्य तो बहुत पढ़ते रहे और मेरी रुचि भी रही, लेकिन हिंदी साहित्य जो है उसका अध्ययन मैंने कम किया है। उन दिनों हिंदी वालों में बगला पढ़ने का चलन किसी हद तक था, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है हमारी जानकारी में प्रायः नहीं के बराबर था। इसी तरफ से मैंने देश की 4 भाषाएं सीखी। आज दावे से कह सकता हूँ कि लेखक के रूप में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरी इस आदत ने बहुत बड़ा उपकार किया। विभिन्न वातावरण को देखना, घूमना, भटकना, बहुश्रुत और बहुपठित होना भी मेरे बड़े काम का आता है। नागर जी कहते हैं कि एक लेखक के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि नागर जी कहते हैं कि यह मेरा अनुभवजन्य मत है कि मैदान में लड़ने वाले सिपाही को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार नृत्य की कवायद बहुत आवश्यक होती है, उसी प्रकार लेखक के लिए यह अभ्यास भी नितांत आवश्यक है। केवल साहित्यिक वातावरण ही में रहने वाला कथाकार, कथा लेखक मेरे विचार से वो घाटे में रहता है। उसे निसंकोच विविध वातावरणों से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना ही चाहिए। यह है उनका आत्मकथा का एक अंश, टुकड़े टुकड़े दास्तान में संकलित है, जो 1962 में लिखा गया था। अब आपने पूरा आत्मकथा का अंश मैं लेखक कैसे बना आपने देखा। अब प्रश्न यह उठता है कि लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव दिए थे। अमृतलाल नागर जी को शरद बाबू ने जो सुझाव दिए थे, जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना, और लिखने के बाद तुरंत किसी से सलाह मत लेना, 2-3 महीने तक उसे रख देना और ठंडे मन से स्वयं सुधार करना। जब संतोष हो कि रचना हमारी ठीक है, आत्मसंतोष लगने लगे, तब दूसरों को दिखाना। अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना, ये हर लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने कमाए धन में से कुछ न कुछ जमा करो, और न कर सको तो किसी से उधार मत लेना, क्योंकि उधार की वृत्ति जो है वह लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। इस तरह से शरद बाबू ने नागर जी को सुझाव दिए थे। अब प्रश्न यह बनता है कि अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का
लेखक पर क्या असर हुआ। तो नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में उस युग के आंदोलनों का वर्णन किया है का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देशभक्ति की भावना उनके भीतर प्रबल होती गई। आंदोलनों में भी भाग लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनके अंतर्मन पर, जिसने उनके विचारों को भी प्रभावित किया। उस युग के रचनाकारों की संगत ने भी उनके विचारों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और लेखन की ओर उन्मुख हो गए। इस आत्मकथांश में लेखक बनने के पीछे बहुत सारे कारणों को स्वीकार किया है अमृतलाल नागर ने। वे कारण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लेखक बनने के जिन कारणों को अमृतलाल नागर जी ने स्वीकार किया है, उनमें से जैसे पंडित माधव शुक्ल, निराला जी, श्याम सुंदर दास, रूप नारायण जी पांडे, पंडित श्याम बिहारी मिश्र, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय इत्यादि अनेक ऐसे लेखक व कवि हैं जिनकी विचारधारा ने नागर जी को प्रभावित किया। जलियांवाला कांड और ने बहुत गहरी छाप छोड़ी नागर जी के ऊपर, और 1928 में जो आने वाला साइमन कमीशन था उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसमें अमृतलाल नागर जी ने अपनी सहभागिता भी दी थी। उस जुलूस में उत्तेजना के कारण पहली तुकबंदी हुई जो दैनिक आनंद में छपी, किंतु प्रारंभिक तुकबंदियों के बाद नागर जी का जो रुझान है वह गद्य की ओर हो गया। पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी के विचारों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने बताया कि साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए, और इस बात ने नागर जी को बहुत प्रभावित किया। सन 1929-30 तक उन्होंने निश्चित कर लिया था कि वे लेखक ही बनेंगे। अब जो मिश्र जी ने बात कही थी नागर जी को कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, तो इसके पीछे राज क्या है, वह रहस्य क्या है? साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि साहित्य स्वांतः सुखाय ही नहीं होता, बल्कि वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भी होता है। उसके आदर्श समाज के हित व कल्याण में निहित होते हैं, वह लोक हितकारी होता है। अतः साहित्य के क्षेत्र में यह सिद्धांत उसकी उत्कृष्टता में मील का पत्थर साबित होता है। एक बार अमृतलाल नागर जी कहते हैं कि एक बार अंग्रेज़ों को दावत पर बुलाया गया, तो जो मुझे तस्वीर मिली थी जलियांवाले कांड की, तो जब अंग्रेज़ दावत के लिए मेरे घर आ रहे थे तो मेरे दादाजी ने उस तस्वीर को हटवा दिया था। वास्तव में मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अंग्रेज़ों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की एक तिरंगी तस्वीर को हटवा दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को रुचकर प्रतीत नहीं होता था। और जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसका प्रमुख दोषी जो है जनरल डायर था। यदि अंग्रेज वह तस्वीर देख लेते तो उसका प्रभाव ठीक नहीं होता। तो वास्तव में मैं लेखक क्यों बना? आपने देखा कि लेखक बनने के लिए कितना संघर्ष, कितनी मेहनत और कितना श्रम करना पड़ता है। और जो अमृतलाल नागर जी हैं, जिस तरह से वे लेखक बने, एक कविता की अर्धाली से उन्होंने लिखना शुरू किया और बाद में गद्य की ओर उन्मुख हुए, और हर रचनाकार के लिए एक संदेश उन्होंने दिया कि साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए। साथ ही नागर जी के ऊपर
जो उस समय आंदोलन चल रहे थे उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और बड़े बड़े विद्वानों की संगत, बड़े बड़े विद्वानों का साथ, उनसे चल रही वार्ताएं उन्हें एक अच्छा लेखक बनाने में अपनी भूमिका अदा की। तो हर रचनाकार को अच्छे रचनाकारों के ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। साहित्य को व्यापार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। इस आत्म कथा अंश से हमें ये शिक्षा मिलती है।